हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेपिंग नेक्स्ट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन और ये हमारे मास्टर द जॉब इंटरव्यू का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कंपनी रिसर्च के बारे में समझा था कि कंपनी के बारे में हमें क्या-क्या चीज़ें जाननी चाहिए और वो चीज़ें हम कहाँ से जान सकते हैं। तो हमने डिटेल में समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये हमारे इंटरव्यू प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे पूरे जॉब की जो जर्नी होती है, हमारी जॉब सर्च की जो जर्नी होती है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन से ही हम समझ पाते हैं कि हमारा रोल क्या रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, और इन द रिटर्न हमें क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इन द सेंस लाइक चाहे वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हो, सैलरी हो, इंसेंटिव हो, तो ये सारी चीज़ें हम जॉब डिस्क्रिप्शन में जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली जो चीज़ हम जानेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में वो है आइडेंटिफाइंग की टास्क। तो अगर आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हो, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल के लिए हो, उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कंपनसेशन होता है, लोकेशन है, कई सारी डिटेल्स आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन से मिलता है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे हाइलाइट की है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो पहली जो चीज़ है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो हम समझते हैं वो है कि हमारा क्यारे क्या है, बेसिकली हमारा जॉब क्या रहेगा। तो अगर आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उसके हिसाब से देखते हो कि क्या वो बी2बी सेल्स है, बी2सी है, आपका फील्ड सेल्स रहेगा, या आप एक टेली कॉलिंग के लिए है। अगर आप एक आईटी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक आईटी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपके रोल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगा, आपके काम क्या रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू समझते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखोगे तो उसमें कई सारे पॉइंट्स रहते हैं। तो लगभग कई कंपनीज़ में 5 टू 10 पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दिए रहते हैं, कई में उससे ज़्यादा भी होते हैं। बट अगेन उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें फ़ोकस करने की है। तो जैसे आप देख रहे हो, पहली चीज़ होती है पे को क्लोज़ अटेंशन टू एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइबिंग टास्क। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करना है जहाँ से हमें हमारे काम का जो हमारा टास्क है, हमारा डेली वर्क है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ताकि हम उसे बहुत अच्छे से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए आप एक मार्केटिंग के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगेन जैसे आप देखते होगे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखा होता है कि डेवलप एंड इम्प्लीमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जहाँ ये बताता है कि आपका जो डे टू डे वर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आपको डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करने होंगे, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। सो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है और आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आपका डे टू डे वर्क क्या रहेगा, और उसी के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें उस जॉब के लिए अप्लाई करना है या हमें नहीं अप्लाई करना है। या फिर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़कर जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें क्वेश्चंस का आंसर क्या देना है। क्योंकि अगर मैं एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बात करूँ तो मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो उसमें से लगभग अगर मैं बोलूँ तो 40 टू 50% ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो शायद जॉब डिस्क्रिप्शन को सही से पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि अगर एक इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है, अगर उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा है और अगर आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो वो दिखाता है कि आप शायद उतने सीरियस नहीं हो, या आपने सही तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ा नहीं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो भी है वो समझा नहीं है। तो डेफिनिटली आपके रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है क्वालिफ़िकेशन। सो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ हमारा क्वालिफ़िकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि हर एक जॉब रोल के अपने क्वालिफिकेशंस होते हैं, अपने क्राइटेरियाज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिफाइड रिक्वायर्ड स्किल, अंडरस्टैंड द टेक्निकल स्किल एंड द सॉफ्ट स्किल नीडेड। तो अभी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अलग अगेन जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग जॉब रोल के अपने अलग क्वालिफिकेशन होते हैं। कहीं में आपको सिर्फ 10 अगर आप पास हो तो आप एलिजिबल होते हो, किसी में 12th पास को भी एलिजिबल होता है, कहीं पर आपको बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप किसी आईटी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या एक अलग उससे रिलेटेड डिग्रीज़ होनी चाहिए। तो अगेन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और जहाँ तक स्किल की बात है तो अगेन मैक्सिमम जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको स्किल के बारे में भी लिखा होता है कि अगर उनकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल पे दिया है। तो लेट्स से एग्जांपल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या आप डिजाइनिंग से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सो उस रोल के लिए यहाँ पे जैसे एक मेंशन है एग्जांपल में कि बैचलर्स डिग्री एंड प्रोफिशिएंसी इन फोटोशॉप। तो अगेन अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है, सो हो सकता है आप उस जॉब के लिए फिट ना बैठो, क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो तीसरी जो चीज़ है वो है एक्सपीरियंस। तो अगेन जो तीसरी चीज़ हमें नोट डाउन करनी है जॉब डिस्क्रिप्शन से वो होती है एक्सपीरियंस। तो अगेन बेस्ड ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट
हो सकता है वो कंपनी फ्रेशर्स को हायर कर रही हो सकता है वो एक्सपीरियंस को ही सिर्फ केवल वो ले रहे हो, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जॉब जो लेवल होगा वो लेट्स एग्जाम्पल जूनियर लेवल हो सकता है, मिड सीनियर लेवल है, सीनियर लेवल है, और कई जगह पे डायरेक्टली आपको मेंशन किया होता है कि लाइक दे आर लुकिंग फॉर 1 to 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और 5+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और 10+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस के बारे में समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, क्वालिफिकेशंस हो गए, एक्सपीरियंस हो गए, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें उस जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें पता होनी चाहिए। ओके? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें और जॉब डिस्क्रिप्शन से मिलती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ है लोकेशन। तो अभी के टाइम में जैसे आप देख लोगे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हाइब्रिड मॉडल पे चल रही हैं या फिर रिमोट मॉडल पे चल रही हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेक कर लेना कि आप अगर लेट्स एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप सिर्फ रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप देख सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन से कि वेदर दैट पर्टिकुलर जॉब इज़ ऑफ द रिमोट लोकेशन और वेयर यू हैव टू गो टू द ऑन साइट और इट्स अ हाइब्रिड वर्क इन लोकेशन। तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ है कंपनसेशन। नाउ ये अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि अगर आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप बहुत ज़्यादा ईगर रहते हो जानने के लिए कि हाँ जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी सैलरी कितनी होगी, उसके साथ कोई इंसेंटिव्स है, क्या बोनस मिलेगा, सो कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो डेफिनेटली ये भी आप ज़रूर देख लें एक बार अप्लाई करते टाइम कि आपका कंपनसेशन क्या रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आप लेट्स से आपकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है और अगर आपने वो चीज़ पहले से क्लैरिफ़ाई नहीं की है या अगर आपने एचआर से उसके बारे में नहीं डिस्कस किया है, हो सकता है आपको एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिले बट एक एवरेज आपको ज़रूर पता होना चाहिए, एक बजट ज़रूर पता होना चाहिए कि वो जो भी बजट है कंपनी का वो आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो आप उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। सो अगेन कंपनसेशन में आपका सैलरी रेंज, इंसेंटिव्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तीसरी चीज़ है वो है टाइमलाइन। नाउ टाइमलाइन का मतलब क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको कई बार इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि इसका एप्लीकेशन को अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, या ये इंटरव्यू अगर वो वॉक इन इंटरव्यू है तो वो वॉक इन इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो रही है, उसका टाइम क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि आप जान लें जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आफ्टर दिस तो ये एक सैंपल जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप एक अच्छी तरीके से आप समझ सके कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या-क्या डिटेल्स अवेलेबल होते हैं और हमें क्या-क्या चीज़ें जाननी होती हैं। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले समझा कि जैसे हमारे कुछ की टास्क होते हैं, जैसे कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, है ना? और कुछ एडिशनल डिटेल्स भी आते हैं, जैसे कि सैलरी डिटेल्स हो गई, लोकेशन हो गया। तो ये बिल्कुल एक उसी तरीके का एक जॉब डिस्क्रिप्शन है जो मैंने लिया है। तो अगर आप देखें तो इसका जॉब टाइटल है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। तो अगेन ये ऐसे लोगों के लिए जो अगर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, और इवन अगर आप किसी दूसरे रोल के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है आपके रोल के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो वो है जॉब समरी। तो जॉब समरी में आपको एक अंडरस्टैंडिंग एक दे दी जाती है, एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे दी जाती है कि व्हाट एक्चुअली द कंपनी वांट्स फ्रॉम अ कैंडिडेट। तो जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वी आर लुकिंग फॉर अ डेडिकेटेड एंड पर्सनेबल कस्टमर एग्जीक्यूटिव टू जॉइन आवर टीम। द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज, रिजॉल्व इश्यूज एफिशिएंटली एंड इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू एक्सेप्शनल सर्विस। तो एक ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको ऑलरेडी बता दिया गया है स्टार्टिंग में ही कि व्हाट द एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर। सो यहाँ पर जो आपका मेजर अगर आप देखो तो कस्टमर इंक्वायरीज आपको हैंडल करना है, रिजॉल्विंग इश्यूज आपको आनी चाहिए कि हाउ टू रिजॉल्व द इश्यूज, है ना? एंड एट द एंड इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब आते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। तो आप देख रहे होंगे जैसे लगभग यहाँ 5 से 6 पॉइंट्स आपको दिए, बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हमने फर्स्ट देखा था स्लाइड में जहाँ हमने समझा था कि की पॉइंट्स आपको रहते हैं कि टास्क होते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और हमें उसमें एक्शन वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है जो हमारे डे टू डे टास्क होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल है जैसे एड्रेस एंड रिजॉल्व कस्टमर क्वेरीज थ्रू फोन, ईमेल एंड चैट चैनल्स। तो अगेन ये आपका डे टू डे वर्क है जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे कस्टमर के साथ बात करनी है, अगर उनकी कोई क्वेरीज है तो उसे सॉर्ट आउट करना है थ्रू फोन कॉल्स, ईमेल्स के थ्रू या थ्रू चैट चैनल्स। फिर आता है मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन एंड ट्रांजैक्शन। सो अगेन यहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। तो अगर आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, या फिर अगर कंपनी के अपने सीआरएम है, अपने सॉफ्टवेयर है, तो आप वहाँ पे भी आप अपलोड कर सकते हो सारे डिटेल्स। तो अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी आपकी मेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपके डे टू डे वर्क में यूज़ होने वाली है। तीसरी जो चीज़ आती है वो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगेन अगर आप देखो तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 1 से 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर रोल में। तो
ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है फ्रेशर कैंडिडेट्स विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो एनकरेज्ड टू अप्लाई। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई एक फ्रेशर कैंडिडेट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हो सकता है मान के चलिए अगर आपने सिर्फ़ पहली लाइन पे फ़ोकस किया और आप एक फ्रेशर हैं, तो आपको लगेगा कि यहाँ तो सिर्फ़ 1 से 2 साल के लिए ही रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्यों अप्लाई करूँ? बट अगर आप सही तरीके से पढ़ो तो आप देखोगे कि नीचे में सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई विद अ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। तो साथ में एक स्किल की रिक्वायरमेंट भी दी गई है। तो अगर आपके पास एक एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल है एंड यू आर कैन इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, तो ऑब्वियसली आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वहाँ पर, इवन इफ यू आर अ फ्रेशर कैंडिडेट। और अगर यहाँ पे लिखा होता है कि फ्रेशर्स कैन नॉट अप्लाई और समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ पर फ्रेशर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आप अगर अप्लाई भी करोगे, अगर आप फ्रेशर हो, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड पे। तो हर एक कंपनी अपने रोल के हिसाब से, जिस भी रोल के लिए वो एप्लीकेशन लाती है, उसके हिसाब से वो डिफरेंट स्किल्स वो मेंशन करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो जहाँ आप कस्टमर से इंटरेक्शन आपका रहेगा, क्लाइंट इंटरेक्शन रहता है, तो ऐसे केसेस में ऑब्वियसली आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकल सॉल्विंग एंड टाइम मैनेजमेंट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है इस जॉब के हिसाब से। तो आप देख सकते हो कि आपकी स्किल के साथ ही किन-किन, कौन-कौन से स्किल हैं जो आपके अपने स्किल के साथ अलाइन हो रहे हैं। फिर आता है क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशंस में जैसे हमने समझा था कि क्वालिफिकेशंस में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकती है, या फिर इसके अलावा अगर आपने कोई अलग से कोई सर्टिफिकेशन किया है, या रिक्वायरमेंट है, या फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कि अगर कंपनी चाहती है कि आपके पास ये कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, तो वो चीज़ें भी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो लिखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट है। अ बैचलर्स डिग्री इज प्रेफर्ड बट नॉट मैंडेटरी। तो अगेन एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि इवन हाई स्कूल डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा की डिग्री है। प्लस बैचलर डिग्री अगर है तो ये प्रेफरेबल है बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, तब भी आप इसे अप्लाईज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पॉइंट सेज कि ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन इन कस्टमर सर्विस इज़ एन एडवांटेज। तो अगेन जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि कई सारी कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आपके एडेड एडवांटेज पे काम करता है। तो सेम इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन है तो डेफिनेटली ये आपके लिए एडवांटेज का काम करेगा अगर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो। और ये आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ते हो ना तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होता है आपके इंटरव्यू में आंसर्स देने के लिए, आपके अपने रिज्यूमे को भी टेलर्ड करने के लिए, है ना? क्योंकि अगर मान के चलो अगर आपने देख लिया है कि किसी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके पास टाइम है आपके उस इंटरव्यू के लिए तो आप वो सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं, आपके आगे भी किसी भी इंटरव्यू के लिए, या जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी काम आएगी। फिर आता है सैलरी डिटेल्स। सो जॉब डिस्क्रिप्शन में कई बार सैलरी डिटेल्स मेंशन होता है और कई बार नहीं भी होता है। तो दोनों केसेस होते हैं। सो अगर सैलरी रेंज दिया है तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हो, और अगर नहीं दिया है तो अगर आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो अगर जब भी अगर एचआर से आप बात होती है, आपकी बात होती है, तो आप उनसे इसके बारे में बात कर सकते हो। उसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कि इंसेंटिव है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सो ये सारी डिटेल्स भी कई बार आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होते हैं। फिर आता है वर्क शेड्यूल। सो मैंने जैसे टाइमिंग की बात की थी पहले भी, कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग्स के बारे में भी मेंशन किया हुआ रहता है। अगर आपकी कोई शिफ्ट है, रोटेशनल शिफ्ट है, अगर आपको वीकेंड पे काम करना पड़ेगा, तो वो सारी डिटेल्स आपको वर्क शेड्यूल से मिल जाते हैं। एंड फिर आता है लोकेशन। तो जैसे कि लोकेशन, अगर आपका रिमोट जॉब है, हाइब्रिड है, या फिर ऑन साइट है, आपको डेली ऑफिस जाना है, तो ये सारी डिटेल्स भी आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये आई होप आपको एक ये सैंपल जॉब डिस्क्रिप्शन था, आपको समझ में आया होगा कि किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को एटलीस्ट मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ के जाओ। एटलीस्ट 2 से 3 बार तो ज़रूर आप पढ़ के जाओ अच्छे से। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्योंकि ऑलमोस्ट 100% ये चांसेस रहेगा कि इंटरव्यूअर आपसे जॉब डिस्क्रिप्शन में जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके बारे में आपसे ज़रूर पूछेंगे। कि आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, या आपने क्या समझा जॉब डिस्क्रिप्शन से, क्या आपका डे टू डे वर्क रहेगा, है ना? तो एक बेसिक आइडिया आपको ज़रूर लेके जाना चाहिए इंटरव्यू में बैठने से पहले, और वो आप जॉब डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है इवैल्यूएट जॉब फिट। सो मान के चलिए कि आपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, अपनी चीज़ों को समझ लिया, अब आपको ये देखना है कि वो जॉब आपके लिए फिट है या नहीं है। जो जॉब रोल है, आप उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे या कैसे समझोगे कि ये जॉब आपके लिए फिट है कि नहीं है? तो सबसे जो पहली चीज़ आती है कल्चर। तो रिसर्च द कंपनी कल्चर टू सी इफ इट अलाइन्स विथ योर वैल्यूज़। सो जब भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बात किया था, जहाँ पर मैंने कंपनी रिसर्च में कल्चर के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था कि कैसे हम किसी कंपनी के कल्चर के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप किसी जॉब में अप्लाई करने से पहले ज़रूर इसके बारे में थोड़ा देख लें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, है ना? दूसरी चीज़ है ग्रोथ। तो कंसीडर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल फॉर लर्निंग। तो अगेन अगर जब आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हो ना, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका काम क्या रहेगा, आपके उस एम्प्लॉयर को क्या रिक्वायरमेंट्स है जॉब से रिलेटेड। और मान के चलो कि अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो गोल है या आपका जो करियर गोल है वो उसके साथ अलाइन नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप कहीं न कहीं आप आपके लिए ग्रोथ के चांसेस जो है वो कम हो जाएँगे। क्योंकि वो रोल आपके लिए आपके साथ, आपके स्किल्स के साथ अलाइन नहीं कर रहा है। तो ज़रूर आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आप ज़रूर टाइम दें आप इसको समझने के लिए कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपके करियर एडवांसमेंट या पोटेंशियल या लर्निंग के लिए आपके लिए कितना आपके साथ, आपके रोल के साथ अलाइन कर रहा है। तीसरी जो चीज़ है वो है कंपनसेशन। सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंपनसेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके जॉब प्रोफाइल का, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि वो लाइक अगर आप पहले से ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी कि आपको इतने परसेंट हाइक चाहिए जब भी आप कंपनी स्विच कर रहे हो। तो ऐसे केस में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक बार ज़रूर जान लें कि वो जो भी आप जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे कंपनसेशन क्या है, वहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं जो आप मिलने जा रहा है, और ये आप एचआर से डिस्कस कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग थिंग, ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू के बाद ही डिस्कस करना है। अगर आप पहले भी एक आइडिया ले लेते हो तो ये आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है और इवन फॉर द कंपनी, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ओके? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक जॉब को आप चेक कर सकते हो कि वो आपके लिए फिट है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट चीज़ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हिच इज़ टेलरिंग योर रिज्यूमे। नाउ इसका मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोग जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, वो चाहे वो किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, वो या रोल किसी भी कंपनी के डिफरेंट रोल्स के लिए भी अगर वो अप्लाई कर रहे हो, तो वो नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, हर एक कंपनी में या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो उसे बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं और वो अपनी एक रिज्यूमे को सभी कंपनी के में सेंड कर देते हैं। और कहीं न कहीं एक रिजेक्शन का भी कारण होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया है, बट इसके बाद भी आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है और आपको कोई भी कॉल्स नहीं आते हैं एचआर की तरफ से। और फिर हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम 20 जगह या हम 50 जगह हमने अप्लाई किया है, बट उसके बाद भी मुझे कोई कॉल क्यों नहीं आ रहा है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम हर एक कंपनी में सेम रिज़्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हो सकता है जैसे मान के चलिए आप एक आईटी के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एक आईटी में आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, चाहे आप डेवलपर एग्जाम्पल आप एक डेवलपर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो नॉर्मली आपका काम हो सकता है डेवलपर से रिलेटेड है, आपका काम सेम रहेगा, बट कुछ चीज़ें ऐसे ज़रूर होंगी जो हर एक कंपनी में थोड़ी बहुत चेंजेस रहेंगी, है ना? तो आपको क्या करना है ना कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने रेज्यूमे को थोड़ा-सा मॉडिफाई ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए अपने जो जॉब रेज्यूमे को अलाइन करने का, जो भी आप जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके स्किल के हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ अलाइन करने का। तो पहला पॉइंट है हमारा कीवर्ड्स। नाउ कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? सो इट्स लाइक इंक्लूड रेलेवेंट कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन इन योर रिज्यूमे। तो इसका मतलब है कि जस्ट अभी हमने जैसे सैंपल जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा कि वहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमारे कुछ कीवर्ड्स दिए गए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक सॉल्विंग क्वेरीज ऑफ द कस्टमर, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, अपडेटिंग द डेटा, है ना? कम्युनिकेशन स्किल। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आपको कुछ कीवर्ड्स लेकर अपने रिज्यूमे में डालने हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी एक एचआर या जब भी कोई भी अगर आपके रिज्यूमे को पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं उनका जो फ़ोकस है वो कीवर्ड्स पे जाएगा और उनके लिए ईज़ी हो जाएगा ये डिसाइड करना कि ये जिस रोल के लिए आप आए हो वो आप कितने उसके लिए फिट हो या नहीं हो, है ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ोकस करो कि जो भी कीवर्ड्स अगर आपके रिज्यूमे में डाल रहे हो, वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से आप लेकर डालो, ओके? सेकंड चीज़ है क्वांटिफाई अचीवमेंट्स। नाउ ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि यूज़ नंबर्स टू डेमोंस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे मान के चलो कि अगर आप एक सेल्स में आप काम कर रहे हो, आप एक सेल्स मैनेजर हो किसी कंपनी पे और वहाँ पर आपने लिखा कि योर आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है कि आपका डेली वर्क था कि आप सेल्स देखते थे, आप टारगेट अचीव आपका करने का काम था, आप कस्टमर रिलेशन पे आप फ़ोकस करते थे। तो क्योंकि ये सारे आपके डेली वर्क होते थे। बट जब भी हम किसी चीज़ को सिर्फ सेंटेंस में लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर हम उस चीज़ों को नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो आपका इम्पैक्ट बहुत बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान के चलिए कि आपने एक किसी कंपनी में अगर 1 साल काम किया है, तो वहाँ पर 1 साल में आपने आपकी टारगेट आपने अचीव किए होंगे, तो वो आप नंबर वाइज़ आप वहाँ पे लिख सकते हो, है ना? कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका कन्वर्जन रेट लेट्स से 70% था या 60% था, तो आप उसे नंबर के फॉर्म में दिखा सकते हो। तो ये
बहुत ही एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है अगर आप किसी चीज़ को नंबर के फॉर्म में दिखाते हो, है ना? लेट्स एग्ज़ाम्पल आप एक टीचर हो और आप किसी स्कूल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो आप वो दिखा सकते हो कि अभी तक आपने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना? अगर आप एक ऑनलाइन ट्यूटर हो, तो आप वो दिखा सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कितने आवर्स का अभी तक आपने क्लास लिया है। तो कोशिश करिए कि आप जो भी चीज़ें आप अपने रिज़्यूमे में डाल रहे हो, उसमें नंबर्स ज़रूर रहें, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो और ये इंटरव्यूअर के लिए भी ईज़ी हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली देख पाते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है वहाँ पर, है ना? और ये आपको बाकियों से भी अलग करता है। तीसरी चीज़ है हाइलाइट स्किल्स। तो जब भी आप रिज़्यूमे बना रहे हो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका जो भी स्किल है ना, वो जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन करना चाहिए। सो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्किल्स को अपने जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन करके रखना है ना? तो ताकि अगर आप लेट्स से अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आपकी रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन स्किल है उनकी या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो वो स्किल्स जो है आपके रिज्यूमे में भी होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो, तो कोशिश करें कि अपने रिज्यूमे को थोड़ा मॉडिफाई करें। ऐसा ना हो कि आप सारे कंपनीज़ में एक ही रिज्यूमे को आप सेंड कर रहे हो, क्योंकि वैसे में आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि क्योंकि किसी भी एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक रिज्यूमे को जाए और उसे प्रॉपर्ली पढ़ सके, है ना? सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन मिस्टेक्स। नाउ हम कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो नॉर्मली कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू में करते हैं और हम वो भी समझेंगे कैसे उन्हें अवॉइड करना है। तो सबसे पहली चीज़ है इग्नोरिंग द डिटेल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स दिए गए हैं उसे केयरफुली पढ़ें और उसे प्रॉपर्ली एनालाइज करें कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या कहना चाहता है, क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उसके, क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उस जॉब डिस्क्रिप्शन के, उसे इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज़ है ओवरलुकिंग की रिक्वायरमेंट्स, मिसिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन में हम कई सारी चीज़ें ऐसे चेक करने लगते हैं, शायद जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये चीज़ों पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है, इसके बजाय कि हम अननेसेसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। और तीसरी चीज़ है अप्लाई विदाउट टेलरिंग। तो अभी जस्ट हमने देखा कि हमें ये एक मिस्टेक है जो नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो आप कहीं भी रिज़्यूमे सबमिट कर रहे हो या अपने कवर लेटर को सबमिट कर रहे हो, तो आप सभी जगह पर एक ही रिज़्यूमे या कवर लेटर बिल्कुल सेंड ना करें। तो अपने हिसाब से जिस भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप उसे मॉडिफ़ाई करके सेंड करें। तो आई होप ये मिस्टेक्स आप बिल्कुल नहीं करेंगे और कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं उसे अपने रिज्यूमे सेंड करने से पहले एक बार ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कर लें। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द की टेकअवेज फ्रॉम दिस सेशन। सो सबसे पहली चीज़ है अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो हमें सबसे पहली चीज़ जो जॉब डिस्क्रिप्शन को समझना है कि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है जो हमें देखने चाहिए जैसे कि एक्सपीरियंस, लोकेशन, कंपनसेशन, क्वालिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है टेलर योर एप्लीकेशन। सो अगर एक बार हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, समझ ली, उसके हिसाब से हमें अपनी एप्लीकेशन को बनाना है, हमें अपने रिज़्यूमे को फ़ॉर्म करना है और वो हमें सेंड करना है। तीसरी चीज़ है प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। सो ये अगर आपने एक बार सेंड कर दिया है और आपका अगर इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। एंड फाइनली डेमोन्स्ट्रेट योर फिट। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद ड्यूरिंग योर इंटरव्यू यू हैव टू शो टू द इंटरव्यूअर यू आर परफेक्टली फिट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। तो आई होप जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल रिप्लाई फॉर ऑल द क्वेरीज एंड कमेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में जब भी आप जाओगे अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आप ये चीज़ें को आप इम्प्लीमेंट करोगे एंड इफ यू गेट सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू प्लीज राइट बिलो इन द कमेंट। So all the best for now and thank you for watching this video.